हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं श्रुति मैम से, जिनका सीए फाउंडेशन में फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम क्रैक हो गया है। और दोस्तों, ऑनलाइन में भी आप पढ़ सकते हो, अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हो। अगर आप में इच्छा शक्ति, आपको सच में दिल से किसी कोर्स को करना है, तो आपके सामने कोई भी हर्डल्स नहीं होते। तो बहुत सारी चुनौतियों को सामने रखते हुए जिन्होंने बीकॉम के साथ सीए मैनेज करना, कुछ कुछ एग्जाम इस बार, वो भी बहुत सारी चीजें हुई थी, सारी बातचीत करेंगे। सारे अनुभव हमें उनसे पूछूंगा, क्योंकि बहुत बार टीचर्स कितना भी बता दे, जिस स्टूडेंट ने अचीव किया है, क्योंकि आज ये जनरेशन है जो कहती है कि सर हमारे और आपके टाइम में थोड़ा फर्क था। हमारे लिए बहुत डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा है ना, इंस्टा हो, स्नैपचैट हो, और उसमें पढ़ाई मैनेज करना, तो आप हमें नहीं समझ सकते। तो दोस्तों, आपके ही बीच के एक स्टूडेंट जिन्होंने ये सक्सेस अचीव किया है, ऑनलाइन में अचीव किया है, तो उनका जर्नी कैसे रहा, लॉ में उन्होंने क्या कैसे पढ़ा, इकोनॉमिक्स में आपको बता दूं हाईएस्ट मार्क्स है, 92 मार्क्स उन्होंने हासिल किए। जब बच्चे माइक्रो और मैक्रो में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उनका उधर क्या स्ट्रैटेजी था, अकाउंट्स हो, मैथ्स हो, कैसे डील करना चाहिए पेपर के एक दिन पहले या पेपर के 3 घंटे में। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने सक्सेस हासिल किया है, उनसे सारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैडम, आपका स्वागत है और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप पास हुए। पहला बेसिक सा सवाल, 4 मार्च को जब रिजल्ट था, 11 बजे के अराउंड टाइमिंग था, आपने जैसे ही रिजल्ट, अपना रोल नंबर लिखा, WRO नंबर लिखा, क्या आपके मतलब क्या क्या रिएक्शन था आपका? सर पहले तो मतलब जब एग्जाम हुआ था तब मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट के दिन पास आए तब बहुत डर लगने लगा कि अरे ऐसे कुछ लिखा ही नहीं वगैरह। फिर जब रिजल्ट देखा तो मतलब जस्ट थोड़ा सा जल्दी अनाउंस हुआ था 11 बजे, सर मैंने जस्ट जल्दी जल्दी में सब कुछ टाइप किया और तब बहुत ही ज्यादा हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। फिर जस्ट रिजल्ट ओपन किया, मैंने वही देखा सक्सेसफुल लिखा है, ओके डन डन डन। एंड फिर मैंने सबको कॉल वगैरह किया, फिर आपको जब मैंने कॉल किया, तो आपको जब मैंने बताया कि सर सक्सेसफुल हो गई पास, तब मैंने जाके स्कोर देखा वहां पे कि ओ 287 का स्कोर आया। मैंने स्कोर देखा ही नहीं था एक्चुअली। फिर हो गया, मतलब मजा आ गया तो रिजल्ट देख यही के। बात होती है कि अल्टीमेटली ना, वो पास होना मतलब, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि इतना स्कोर, पर अल्टीमेटली आप इंटर में हो, ये मैटर करता है, और बहुत अच्छे मार्क्स से हो। बहुत सारे सवाल हैं, बट सबसे पहला सवाल, बहुत बच्चे इस बार भी और हर बार का एक चीज है कि लॉ में फेल होते हैं। मतलब नो डाउट, मैंने देवीदास जी का भी इंटरव्यू लिया है, मराठी मीडियम से थे, उन्होंने कैसे किया, उनका अपना एक अनुभव है। लेकिन ना, कुछ बच्चे जिनका इंग्लिश मीडियम होता है, वो भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस शायद हो रहा है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि आप तो होशियार थे ही बेटा, आप मेहनत कर ही रहे थे। ठीक है, हर बंदे को मेहनत करना है, हवा में नहीं रहना है, बट लॉ को आपने कैसे डील किया फ्रॉम द स्टार्टिंग? क्योंकि पहली बार इतना बड़ा मॉड्यूल हम देखते हैं, वो लीगल लैंग्वेज होती है, तो एक डर होता है कि सर ये कैसे होगा। मतलब हमने जब 12th लेवल पे की है, तो 3 4 बुक साथ में रखो, उतना एक मॉड्यूल हो जाता है लॉ का। तो फिर वो भी एक होता है। तो आप जब नए थे, सीए फाउंडेशन में बस आए, सोचा कि मैं सीए करूंगी, और आपका सर किसी का ड्रीम होता है, और आपने तो अभी हासिल भी कर लिया, फाउंडेशन पास हो गया, पहली लेवल जो भी टफ कर दिया है वो हो गया, तो अभी इंटर और फाइनल तो मैनेज हो जाएगा, मेहनत कर लोगे, हमें भरोसा है। बट व्हाट अबाउट लॉ, कैसे उसे डील किया आपने? पहले थिंकिंग क्या थी, धीरे धीरे क्या किया आपने, स्टेप बता। और सर लॉ का तो पहली बात, जैसे कि इंग्लिश वगैरह हम बोलते हैं तो नॉर्मली जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं और एक्चुअली जो लॉ में हम इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सो मेड बी एनीवन, सबको मेहनत करनी पड़ती है लॉ में। सो राइट। मेरा स्टार्टिंग से ऐसा अप्रोच था कि मुझे जब मैं लाइंस पढ़ती थी ना लॉ के मतलब जो मॉड्यूल में लिखे, तो मुझे पहले समझ में नहीं आती थी कि मतलब पढ़ के भी समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे सेंटेंस बना है, ये ऐसे क्यों घूम रहा है ये सेंटेंस, कुछ समझ नहीं आता था पढ़ के। तो मैंने इनिशियली जो लेक्चर्स देखे थे जब हमने स्टार्टिंग स्टार्टिंग में करे थे, तब मैं वो लाइन पढ़ती थी लेक्चर पॉज करके, पहले मैं पढ़ती थी कि ये क्या लिखा है, फिर कुछ समझ में नहीं आता था। फिर मैं लेक्चर देखती थी, उस पार्ट का एक्सप्लेनेशन देखती थी, और फिर मैं वो लाइन पढ़ती थी, तब जाके मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ गया, ओके ये इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है, इसका ये बोलते हैं, या फिर इसको ये कीवर्ड यूज किया जाता है, ये लैंग्वेज यूज की जाती है। तो इनिशियली मैंने वैसे किया, और जैसे जैसे आगे टाइम गया और फिर मुझे समझ में आने लगा कि ओके लैंग्वेज कैसी लिखनी है, तो फिर मैं आपके साथ वन साइड स्क्रिबल करती थी, आप बता रहे हो और मैं वन साइड वही लिख रही हूँ, या फिर मतलब नॉट नोट्स टाइप बट जस्ट वन साइड चल हाँ, रहा कि है कि हाँ भाई कीवर्ड क्या मैंने चल लिख रहा है, रही हूँ। हाँ, कि फोकस है। और ऑनलाइन करते हाँ तो बहुत हेल्प होता है कि आप ना कुछ लिखते रहो, हाँ तो एक्टिव भी होते हो और कंसंट्रेशन होता है। नहीं तो फिर बस दिमाग किधर और स्क्रीन पे चल रहा है। तो ये आपका एक टेक्निक भी है कि जिससे ऑनलाइन में हम उसको इफेक्टिव हो करा सकते हैं लेक्चर को, और अपना ध्यान भी रहता है और इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। अब मैडम, और एक चीज ना मैं पूछूंगा कि बच्चे कहते हैं कि लर्न अगर करना है ना, तो लिख लिख के करो। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मॉड्यूल उठाते हैं और लिखना चालू कर देते हैं। क्या इसमें लर्निंग फेज भी आना चाहिए कि सिर्फ पढ़ पढ़ लिया इनफ है? कि हमें टाइम देना पड़ेगा कि नहीं बाबा, पढ़ा समझा अपनी जगह पे, बट एग्जाम में जाना है तो हमें बार बार देखना पड़ेगा, ताकि वो चीजें एटलीस्ट याद आए और थोड़ा लीगल लैंग्वेज भी बने। क्या चाहोगे आप?
क्या बताओगे आप? अगर बेसिकली जो लॉ इतना बड़ा है कि अगर हम एक एक पॉइंट लर्न करने बैठे वो लैंग्वेज, तो इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब मेरा अप्रोच हमेशा से ऐसा था कि आई विल रीड इट इन सच अ वे कि वो मुझे रिटेन हो जाए, एंड आई एग्जैक्टली। वुड राइट इट। मतलब नॉट लाइक नोट्स वगैरह बने, या फिर कोई तो केस स्टडी सॉल्व कर दी, उसमें वो प्रोविजन लिखा तो वैसे लिख दिया कि लाइक ऐसे नहीं कि वो बैठ के एक एक लाइन, मेरे से वो होगा भी नहीं, आई नो कभी। तो मैं हमेशा से वो मल्टीपल टाइम्स रीड करती थी, या फिर वन साइड लिख लेती थी ऐसे कुछ। तो वन साइड मतलब हाथ चल रहा होता है कि लिख भी रही हूँ रीड भी कर रही हूँ, तो दोनों वो साइड साइमल्टेनियसली चलता था। बट मैंने इतने मल्टीपल टाइम्स रीड किया ना कि मुझे एज इन उसको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ी। और जैसे जैसे हम चीजें लिखते जाते हैं ना लॉ में, तो वो एक लैंग्वेज बिल्ड होती है कि हमको पता है कि अभी लॉ की लैंग्वेज लिखनी कैसे होती है, कि सेंटेंस को कैसे मोल्ड करना होता है। तो फिर एक टाइम के बाद मुझे वो लैंग्वेज की भी आदत होगी, तो कंसेप्ट मुझे पता है, लैंग्वेज मुझे लिखनी आती थी, तो फिर वो हो ही जाता था। मतलब ऐसे रिटेन करने की कुछ स्पेशल नीड नहीं होती क्या थी बात, मतलब दो तीन उसमें। पॉइंट मैं यहाँ पे नोटिस कर सकता हूँ, या मैं बच्चों को भी कहना चाहूंगा, आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्लास हो गया, सर ने पढ़ा दिया, घर पे जाके नहीं पढ़ेंगे। तो उतना एक हम्म। बार पढ़ के ना, क्योंकि पढ़ाया तो सबको था, आपको ना मैडम को 66 मार्क्स मिले हैं। जो मेरे हिसाब से जितना उन्होंने लिखा है, हमारी बातचीत हुई तो एक्सपेक्ट कर रहे थे 90 वगैरह, 85 90 के बीच में सर कि इतना आना चाहिए। मतलब पेपर टफ चेक हुआ है, नो डाउट। बट लैंग्वेज उन्होंने एक चीज कही कि सर मुझसे लर्निंग पॉसिबल नहीं है। मतलब रटने बैठू तो इतना बड़ा मॉड्यूल है कि रटने जाओ बिना समझे तो भूल ही जाना है। तो सबसे पहले हम्म। ऑब्जर्व करो कि क्या कीवर्ड और किस स्ट्रक्चर में क्या चीजें वो घूम रहे हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू हो गया, है ना, हम्म। विद रिस्पेक्ट टू, जो भी सारी चीजें लॉ के बेसिक बेसिक वर्ड है, क्या यार ये तो रिपीट हो रहे हैं। मतलब मैं अगर वर्ड डालू और बेसिक मेरा इंग्लिश डालू तो काम बन रहा है। मतलब इंस्टीट्यूट को जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो इन अबो केस की जगह हम इन इंस्टेंट केस ऐसे लिखते थे। तो ये जो सारे पढ़ाते वक्त भी हमने कहा था कि बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट हाँ आपको मेहनत करनी है दोस्तों। मतलब जितना आप लॉ को समझोगे, समझने के बाद एटलीस्ट 2 से 3 रीडिंग जब आप करोगे, मुझे इतना भी पता था कि मैम आप ना सितंबर अटेम्प्ट भी आराम से दे सकते थे, और आप हो भी जाते हैं। हम्म। लेकिन फिर भी हम लोग जैन अटेम्प्ट के लिए रुके। क्या आपको लगता है इसका फायदा हुआ? सर एक्चुअली ना स्कोर, एक्चुअली एक नॉर्मल स्कोर और थोड़ा स्कोर आगे बढ़ाने में उसका बहुत हेल्प हुआ। बिकॉज जो अंडरस्टैंडिंग मुझे अक्टूबर से लेकर दिसंबर में आई थी ना, वो मुझे अगस्त में नहीं थी ऑनेस्टली हम्म, स्पीकिंग। जब मैं एग्जाम लिखने जा रही थी ना, तब मुझे पता था कि यार 90 लाना है, या फिर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, 100 स्कोर लाना है। तो वो जो स्कोर वाले, अगर कैसे होता है सर कि अभी हमने पेपर लिखा और वी आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ भाई 40 आ जाएंगे, तो वो वाला कॉन्फिडेंस, एंड यू नो कि भाई 90 आ जाएंगे, वो वाला कॉन्फिडेंस, वो 1 मंथ जो रहता है ना एग्जाम से लेके रिजल्ट में, वो तब बहुत हेल्प करता है। बिकॉज यू कैंट लिव इन अनसर्टेनिटी कि भाई होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। एग्जैक्टली सो इट एग्जैक्टली। हेल्प मी अलॉट। लाइक जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मतलब एक पेपर में थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, लेकिन मुझे पता था कि ओके इको में मैंने इतना किया है, या फिर लॉ में मैंने इतना लिखा है, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस रहता था कि हाँ भाई इधर से वो सेट ऑफ करके हो जाएगा कुछ, तो लाइक हो जाएगा मतलब क्लियर। ग्रेट। तो दोस्तों यहाँ से एक बात और ध्यान देना कि आप ना अटेम्प्ट को घाई मत करना। आप नो सीए बन रहे हो तो आपको नॉलेज के साथ आगे जाना है, वो आपको हेल्प करेगा इंटर में। तो आपको पहले इसमें थोड़ा 2-3 महीना आगे रखा, तो अटेम्प्ट को लेके ना प्लीज आप लोग ऐसे रश मत करना कि सर हो ही जाना चाहिए, एक बार पढ़ा में जा क्या होगा। नहीं, मेहनत है। हमने सितंबर तक सारी चीजें खत्म की थी, लेकिन फिर भी अक्टूबर नवंबर जो टाइम मिला, उन्होंने जितना प्रैक्टिस किया रहेगा, बट वो श्योर थे कि सर हो जाएगा। और ये श्योरिटी, मतलब आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तो मैम चलो ये चीज अपनी जगह पे आपने कहा। केस स्टडी में बहुत बार ना बच्चों को दिक्कत आती है। वैसे तो मेरे हिसाब से देखो 50-50 पेपर होता है, एक डायरेक्ट थियरी और फिर केस स्टडीज भी आते हैं। केस स्टडी डिफिकल्ट तो नहीं होने चाहिए, बट क्योंकि ऐसे घुमा फिरा के चीजें लिखते हैं ना, बच्चा ऊपर पढ़ता है, मतलब बड़े केस स्टडी में नीचे आते आते ऊपर क्या लिखा वही भूल जाता है। तो आपने कैसे मैनेज किया केस स्टडी? अच्छा, केस स्टडी का मतलब शुरुआत में तो मैं जब क्वेश्चंस वगैरह रीड करती हूँ ना केस स्टडी, मुझे बहुत डिफिकल्ट जाते हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता था क्या लिखना है क्या। फिर बाद में ना मैंने थोड़ा बैठ के ओके लेट्स सी यहाँ पे करना क्या है एक्चुअली। सो वहां पे एक बाइफर्केशन जो हम बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन एंड केस स्टडी, इट्स नॉट अ बाइफर्केशन, इट्स लाइक कि जस्ट कि आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है। वही कंटेंट आइदर डायरेक्ट में पूछा तो डायरेक्ट लिखो, वही कंटेंट अगर केस स्टडी में पूछा तो वही कंटेंट लिखना है। तो आई थिंक केस स्टडी इज वे इजियर देन डायरेक्ट क्वेश्चंस, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एग्जैक्टली। बिकॉज उसमें कुछ नहीं करना, वहां पे सब कुछ लिखा है, तुमको सिर्फ प्रोविजन लिखना है, फैक्ट्स तो ऊपर के वैसे ही, और कंक्लूजन तो बेसिक सेंस है, उसको सिर्फ बेसिक लीगल सी लैंग्वेज बात में है, तो लिखना है। हम वही कह रहे हैं। मतलब हाँ। आप लर्निंग के वक्त उल्टा वो पूरा चीज लिखना है तुम्हें। केस स्टडी में इतना सिंपल है कि उन्होंने हिंट तो दिया हुआ है कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। हम्म। और वहां से बस आपको ये समझना है कि कंसेप्ट, मतलब वो उस पार्ट का, जैसे कंपनीज एक्ट का कंसेप्ट वही है, बट उसको उन्होंने केस स्टडी फॉर्म में पूछा है ना। कि हाँ। आपका जैसे कि वो कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करना, तो मतलब अगर वो ऐसे कुछ केस बना के देते कि इलीगल एक्टिविटी किया तो कॉर्पोरेट लिफ्ट मतलब हटेगा या रहेगा। तो ये सारी चीजें, और आपको प्रोविजन लिखना है। तो आपने बहुत अच्छा किया बेटा। तो यहाँ से एक चीज और, जो लॉ का एक दिन पहले वाला होता है कि उधर पूरा सिलेबस, क्योंकि बच्चे कहाँ पे फंस रहे हैं, जितना मैंने देखा कि वो पढ़ रहे हैं 6 महीने में कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई की, पेपर दिए,
सब कुछ अच्छा। और हम तो हर सैटरडे को पेपर लेते थे बराबर, आपने अपने टाइम के हिसाब से दिया, तो राइटिंग को पेपर देना भी मैंडेटरी है, चलो वो अपनी जगह पे। बट इतना करने के बाद कल मेरा एग्जाम है, अकाउंट के पेपर के बाद में आया, वो 1.5 दिन जो होता है, आपके अटेम्प्ट को तो छुट्टी थी बट फिर भी वो एग्जाम के एक हाँ। दिन 1.5 दिन वाला जो टाइम है ना, वहां पे कुछ बच्चे इतना पढ़ने के बाद भी सेल्फ डाउट लाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, टेंशन में आते हैं और बोलते हैं सर अब मैं ब्लैंक हो गया। तो ये कितना सही है? मतलब स्टूडेंट है, डर तो लगेगा, शायद आपको भी लगा होगा इतना करने के बाद, पर आपने मैनेज कैसे किया? सर मेरा तो लॉ का, स्पेसिफिकली लॉ का बोले तो जब पहला पेपर अकाउंट्स था, हम्म। एंड मतलब आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट अकाउंट्स, बट कहीं पे कुछ हो सकता है, यस, तो मतलब आपको बता दो अनफॉर्चुनेटली दोस्तों अकाउंट्स कि में इस बार थोड़ा ना सा मैं जनवरी अटेम्प्ट अकाउंट्स का ना पेपर थोड़ा ट्रिकी था। बहुत बच्चों ने ट्रिकी था। अकाउंट्स के बाद ना होप छोड़ दिए थे कि नहीं यार हमसे नहीं होगा ये वाला हाँ। attempt। मतलब मुझे याद है कि श्रुति का मुझे फोन आया था, सर मतलब मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी 90 ला लूं, क्योंकि 12th में किया है मैंने, मतलब ये चीजें बिना कैलकुलेटर की, यहाँ पे तो हमको अच्छा था कि यार एकदम मजा आएगा। बट उन्होंने पेपर घुमाया और बहुत बच्चे उधर ही बोल्ड हो गए कि अब आगे नहीं देना। तो उन एक डर लगता है, हर हाँ। किसी को लगता है। मतलब आज हमारे साथ कृष्णाली बे जो भी पास हुए, उनको भी ऐसा ही था, वो रो रहे थे लिटरली आधा घंटा कि सर नहीं होगा। आपके साथ भी हुआ, बट ये जो एटीट्यूड है ना उसके बाद वाला कि नहीं सर ठीक है, एक पेपर गया, लिखा है, चलो आगे का पढ़ते हैं। यस मैडम प्लीज, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, प्लीज बताइए। पर हाँ। वही था कि मतलब अकाउंट्स का मतलब इतना प्रिपेयर किया था, और अकाउंट्स तो मतलब फेवरेट भी रहता है, तो फिर मुझे बहुत मतलब मैं तो कार में आते आते आई वाज लाइक भाई ये क्या कर दिया, मतलब इतना प्रिपेयर किया था। बट जब मैं आई घर पे 6 बजे, मैं घर पे आया, आई वाज लाइक ओके, इट्स ओके, मुझे पता है कि मैं लॉ कैसे कर सकती हूँ, मुझे पता है मैं मैथ्स और इको कैसे हैंडल कर सकती हूँ, इट्स ऑल ओके, अकाउंट्स में एटलीस्ट 40 कहीं से तो आ जाएंगे। बट मेरे को तब पापा ने बोला था कि अभी तू एक काम कर, कि जो आगे के 3 चैप्टर, जो 3 सब्जेक्ट्स है ना, उसमें तू समहाउ ट्राई करके वहीं पे तेरा एग्रीगेट बन जाएगा 200 का। तो फिर आई वाज लाइक हाँ भाई, 3 पेपर्स में भी फोड़ना है। तो फिर हमको मतलब फॉर्चुनेटली 3 दिन मिले थे वहां पे। तो मैंने लाइक एक मतलब मैंने वो सोचा ही नहीं कि मेरा अकाउंट्स का पेपर कैसा गया, मेरे को बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे। लेकिन मैंने उसी दिन से चालू किया कि नहीं भाई, लॉ में ये चीज, अगर मैंने इतने मेहनत की है लॉ में, तो आई नो कि वो कर लेंगे। फिर मैंने पूरा सिलेबस रिवाइज किया, मतलब ये हर एक चीज चलो देखते हैं कि क्या क्या कहाँ पे कंसेप्ट, एक एक कंसेप्ट को देखा कि हाँ मतलब एटलीस्ट रिटेन रह जाए कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। वहीं पे थोड़ा थोड़े जब ब्रेक्स मिलते थे, मैं 5-5 मिनट में कोई तो केस स्टडी सॉल्व कर देती, ताकि वो हाथ को भी वो प्रैक्टिस रहे, वो फ्लो में चला जाए सब कुछ। तो वही सब कुछ मैंने रिवाइज कर दिया था, एंड पहले भी इतना रिवाइज किया था कि मुझे वो सब सिलेबस मेरे हिसाब से वो कॉम्प्रेस हो गया था मेरे लिए, कि लाइक हाँ मतलब रिवाइज कर सकती हूँ मैं इतने टाइम में। तो फिर वही था सर, मतलब नॉर्मल ऑफ द रिवाइज स्टोरी वगैरह की किया। मेहनत मेहनत और मेहनत आप पहले इतना कर लो। कुछ बच्चे ये सोचते कि एक दिन पहले की पढ़ाई सब कुछ रहता है, आई एग्री की रिवीजन होना चाहिए हम्म। बेटा, बट आपका रिजल्ट एक दिन से नहीं बनता। आपने 6 महीने हम्म। मेहनत की है, 7 महीने जो पीछे जो प्रैक्टिस किया है ना, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर एक दिन, चलो मतलब एग्जाम में और पूरा का पूरा पेपर, पूरा लॉ का टेक्स्ट बुक में मॉड्यूल नहीं पूछते हो, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है। और आपको हम्म। क्वेश्चन सिलेक्शन भी बहुत जरूरी है। अगर बात निकली है तो मैं ये पूछूंगा मैडम, क्या आपने क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ऐसे आगे गए, या आपने अपने हिसाब से आपका क्वेश्चन का सिलेक्शन था, उसके बारे में क्या कहोगे? सर मैंने जब प्रिपेयर किया था ना, तब मैंने थोड़ा एनालिसिस करके रखा था कि ओके कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन और कैसे पूछ रहे हैं वगैरह। तो मेरा एक मतलब वो फाइनली था वो 3 दिन के, मतलब मुझे जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा बाकी सब जाए, मैं पहले लास्ट पेपर खोलूंगी और वहां पे देखूंगी क्वेश्चन नंबर 6 में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या पूछा है। तो फिर मैंने ऐसे कुछ टॉपिक सिलेक्टिव रखे थे कि जिनका वेटेज कम है, और इतना सा करने से भी बहुत ज्यादा आउटपुट जो हम आएगा, लोग राइट। कहते थे कि तो हर एक आरटीपी में एमटीपी जितना एनालिसिस हमने किया था, कि हर में से, जैसे एलएलपी में से 5 मार्क्स हाँ। आने ही आने हैं, ठीक है, जैसे पहले हाँ। चैप्टर में से 5 6 मार्क्स 6 मार्क्स का आ ही जा रहा है, नेगोशिएबल में से 14 मार्क्स आ रहे हैं, छोटे चैप्टर बट आ ही उसका जा रहा है। स्कोर परफेक्ट हो रहा है। यस। हाँ जैसे मतलब कॉन्ट्रैक्ट 200 निगोशिएबल पेजेस है। और हाँ यस हाँ मैडम प्लीज बोलिए। हाँ। मतलब तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के 14 मार्क्स, एलएलपी के 6 मार्क्स, ये हाँ। 20 मार्क्स तो है ही, मतलब ये स्टार्टिंग में ही करना है मुझे। और ये मैंने क्या किया था सर, उस पे ना ज्यादा होल्ड बनाया था कि अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन आया तो मुझे यही परफेक्टली लिखना आना ही चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेपर की स्टार्टिंग में ही बहुत कॉन्फिडेंस आता है, बिकॉज आई रिमेंबर जब मैंने क्वेश्चन नंबर 6 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखा था ना, तो मुझे फुल कॉन्फिडेंस था कि मस्त एकदम सेक्शन नंबर भी लिखा है, मॉड्यूल की लैंग्वेज भी लिखी है, आंसर भी परफेक्ट आया है। फिर मैंने ऐसा था कि क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, फिर और एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का है वो करेंगे, उसमें से सोगा का ये करेंगे, और उसके बाद एलएलपी वाला क्वेश्चन करेंगे, या फिर पहले क्वेश्चन नंबर 1 एक्चुअली हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा आया था, फिर क्वेश्चन नंबर 6 किया, फिर 1 किया, फिर ऐसे 4 3, और उसमें से भी जो क्वेश्चन मुझे पता था कि भाई ये शायद नहीं हो पाएगा अपने से अच्छे से लिखने को, तो फिर वो मैंने लास्ट में किया। तो पेपर स्टार्टिंग में एकदम अच्छा स्टैंडर्ड क्वालिटी का, और फिर जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन था, उसको नहीं आ रहा लेकिन उसको लिख दिया, मतलब जैसे प्रोविजन वगैरह हमारे लिख घर दिया वाले अच्छे ना से। हमेशा कहते हैं, और मैं भी आपको कहता था, जो आ रहा है वहां से शुरुआत करो, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और चेकर को भी मार्क्स देने को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि बंदा पढ़ के आया है। फेंकना शुरुआत पहले से नहीं करना है। और यही दोस्तों हाँ। नोट कीजिए पॉइंट को, कि जो आपके सामने बात कर रहे हैं वो सीए फाउंडेशन क्लियर है,
अच्छे मार्क्स है, 66 एग्जाम्पशन कहते हैं हम लोग किसी सीए में, उतने अच्छा स्कोर है, और उन्होंने सीक्वेंस चेंज किया था। तो सीक्वेंस चेंज करना इसका मतलब मार्क्स जाएगा ऐसा नहीं है। तो आप लोग जो तुम्हें आ रहा है वहां से शुरुआत करो, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली पढ़ो तो चीजें सिंपल होती है, क्योंकि वो प्रेशर वाला माहौल होता है। वो 3 घंटे में ना अपने को ऐसे, मतलब कोई भी बच्चा कितना भी पढ़ ले, वो पेपर जब तक हाथ में नहीं आता और नहीं देखते तब तक डर होता है कि क्या होगा। अच्छा, पेपर हाथ में आ रहा है, फिर भी आप उस चैप्टर पे जाइए जो आप पहले से प्रिपेयर थे कि हाँ सर ये हम ना करेंगे, उन्होंने सेम किया, और फिर उस सीक्वेंस को फॉलो किया जो बहुत इंपॉर्टेंट था, और जो नहीं आ रहा वो लास्ट में रखा। देखो अल्टीमेटली पेपर लिखा, रिजल्ट आया, 66 मार्क्स, बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है, और हो गया, लॉ का जर्नी खत्म। तो 2-3 चीजें मैं पॉइंट आउट करूंगा कि बेटा एवरीडे पढ़ना है। दूसरी बात, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, जितना आपसे हो रहा है, जितना आपको समझना, ऑब्जर्वेशन करो, क्योंकि रट्टा नहीं होगा। आप करने भी गए तो वहां पे एक चैप्टर नहीं है, बहुत सारे चैप्टर है, आपको छोटे छोटे चैप्टर है एलएलपी जैसे, जहां पे आप लर्न कर सकते हो पूरा का पूरा। बट कॉन्ट्रैक्ट जैसे चैप्टर, पार्टनरशिप जैसे चैप्टर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट जैसे चैप्टर, वो करने अगर जाओगे और नहीं समझोगे तो तुम्हें बस प्रेशर ही बढ़ने वाला है। तो अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद ऑब्जर्वेशन के आंसर में क्या कीवर्ड आ रहे हैं, क्या रिपीट हो रहा है, और फिर आपका कंसेप्ट तो सही होता है। और केस स्टडी में भी अगर आप समझो तो ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। फैक्ट ऑफ द केस वहीं पे होता है, प्रोविजन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कंसेप्ट वो लिखते हो, और कंक्लूजन तो आपको फिर आंसर तो डन है कि ये सही है कि गलत है करके। तो इस वे में मैम ने वो चीज की। पॉइंट ऐसा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा रहता है ना, तो वो बहुत बड़ा लगता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर तो बहुत बड़ा है। तो हाँ। उसको भी मैंने अच्छे से डिवाइड किया था कि मैंने क्या किया, जो 4, 5, 6, 7 जो छोटे छोटे बस। यूनिट है ना, उनको मैं पहले कवर कर दी थी। फिर उसके बाद जो 1, 2, 3, उसमें 1, 2 तो नॉर्मल रहता है, फिर 3 बड़ा रहता है, और फिर जो मेन वाले है कि 8 और 9, कि हाँ भाई इसमें से डिफिकल्ट वाली केस चढ़ेगी, तो उसको ब्रेक डाउन करके एक पॉइंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट भी छोटा लगने लगा था कि हाँ भाई ये 3 पार्ट्स में हो जाएगा, मतलब आराम से हो जाएगा। यस, तो और तो ना उसमें भी आप, थोड़ा एनालिसिस वगैरह हुआ था। यस यस, और कैसे होता है कि आपको ना बेटा एनालिसिस और आपका चीज ही बचा पाएगा, और पढ़ने का एक स्ट्रक्चर रहा ना, तो मुझे ही लगता है ये चीज बहुत मुश्किल है। मैम अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, अभी हमें इस चीज पे बात करनी है कि मैथ्स, क्योंकि ये दूसरा सब्जेक्ट है लॉ के बाद जहां पे बहुत बच्चे फोबिया की वजह से फेल हो रहे हैं। 11th 12th मैथ्स नहीं होता रहा तो भी उनको दिक्कत है, क्योंकि 12th में मैथ्स में बहुत बच्चों की बैंड बच जाती है। ये हमने अनुभव किया है कि जो प्रैक्टिस नहीं करते ना, और वो अलग है, 10वीं का मैथ्स अलग सा, 12th का अलग है, तो उन्हें वहां से डर बैठ जाता है, रहता है उनको, नहीं है उनकी तो बातें छोड़ दो। बट मैथ्स में जो 100 मार्क्स है, जिसमें 40 मार्क्स मैथ्स, 20 मार्क्स रीजनिंग और 40 मार्क्स स्टैट्स, क्या आपके 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे? और नहीं सर, 100 क्वेश्चन में अटेम्प्ट नहीं किए थे वो, बट मैंने जानबूझ के नहीं किया था कि उगास नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो चले जाएंगे हाँ मार्क्स। हाँ। बट प्रिपरेशन वाज फॉर 100 मार्क्स, लाइक इवन मैंने जो पहले प्रिपेयर किया था, मॉक टेस्ट वगैरह लिखे थे, फिर सिलेबस कंप्लीट किया था, दैट वाज फॉर 100 मार्क्स, आई मीन। तो उसमें भी मैथ्स, स्टैट्स एंड एलआर, एलआर मैंने एज इन प्रैक्टिस नहीं किया था, बट मुझे पता था कि वो एग्जाम में मैं बराबर कर लूंगी। तो क्योंकि इट एलआर इस हैपेंड बार लाइक, फॉर्चुनेटली बहुत इजी, मतलब होता हमेशा इजी है, बट इस हाँ बार ज्यादा सिंपल आया था कि आपको समझे। बट हाँ, उन्होंने मैथ्स को घुमा दिया था कि कुछ सिंपल बनाया, तो मैथ्स में थोड़ा ट्रिकी दिया था। तो अब ना दोस्तों, मतलब मैं ऐसे कहूंगा कि बहुत बच्चों का ना, जैसे मैंने भी बात किया शुरू से, कि वो ना 70 40, सॉरी 70 60 55 ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए और वो पास भी हुए। तो तुम्हारा एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज है तो हाँ मेरा दिल करता है कि ना अटेम्प्ट कर लो, सब कर लो, बट वहां पे रुकना है, हाँ और जो नहीं आ रहा है वो छोड़ना है। तो मैथ्स में स्ट्रैटेजी सिंपल है राजा, पहले से अगर तुम पढ़ोगे, अच्छे से उस पर कंट्रोल रखोगे, तो आपको ना पासिंग मार्क्स तो मैथ्स दिलवा ही देता है। मैडम और एक सवाल इकोनॉमिक्स को लेके मेरा है, माइक्रो मैक्रो बहुत बड़ा वॉल्यूम है। एक दिन पहले, क्योंकि इको को आपको मैथ्स के बाद एक ही दिन की छुट्टी थे, बहुत प्रॉब्लम था, रिवाइज कैसे करें, यहां से शुरुआत होती है, तो उसे कैसे आपने हैंडल किया, क्योंकि आपको 92 मार्क्स है, मतलब हाईएस्ट स्कोर है वो। तो उसके बारे में आप गाइड कीजिए, जो भी आपके दोस्त है उन्हें। सर, आई थिंक इको में जो मेन बाइफर्केशन है माइक्रो और मैक्रो का, तो नॉर्मली हम जब पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि हाँ भाई इको इजी है और मैक्रो वाला पार्ट बहुत डिफिकल्ट है। बट इफ यू गो टू एमसीक्यूज, मैक्रो माइक्रो वाला पार्ट है ना, वहां पे टेक्निकलिटीज है, तो वहां पे ना एक्चुअली टेक्निकल क्वेश्चन वो पूछते हैं। एंड मैक्रो वाले पार्ट में से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि थ्योरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन। सो अगर तो हम आप एमसीक्यू की ये बात करें कहना तो चाह रहे हो मैक्रो, कि सर माइक्रो करो, बट मैक्रो बहुत बच्चे जो डर के छोड़ रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है, तो ऐसे ना करते हुए वो करोगे तो सीधे मार्क्स मिलने के चांसेस है, क्योंकि सिंपल सिंपल सवाल आ हाँ रहे हैं। जो एकदम इजी, मतलब वो सिर्फ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, अभी जैसे कि चैप्टर नंबर 10 है माइक्रो में, उसमें सिर्फ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कि तुमको ईयर याद रखना है और फिर जाके टिकते। अभी मैंने कैसे किया था सर,
कि मेरा एक कंफर्म था कि मैं जब पेपर लिखने जाऊंगी ना, तब मुझे पूरा पेपर स्कैन करना है विद इन 5 मिनट्स, हम्म, इवन फॉर मैथ्स इवन फॉर इको। तब मैंने जब वो 100 से लेके 100 तक के एमसीक्यूज किए ना, जब मैं उनको स्कैन कर रही थी ना, तब मैंने देखा कि चैप्टर 1 का क्वेश्चन कहाँ है, चैप्टर 10 का, और चैप्टर 10 के किसी ईयर्स वगैरह रहते हैं कि हम्म, 1993 1992। तो फिर मैंने उसी 5 मिनट में वो टिक टिक कर दिए थे ओएमआर शीट में। एंड उसके बाद मेरे बहुत कम क्वेश्चंस बचे थे, बिकॉज जो इजी इजी जो देख के हो रहे हैं ना, उनको मैंने पहले टैकल कर दिया। बाद में ओके। मैंने फिर से रिवर्स ऑर्डर में गई मैं, और जहाँ पे सॉल्व करना है, जैसे कि माइक्रो के क्वेश्चन सॉल्व करने, नेशनल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करने, वो मैंने रिवर्स ऑर्डर में किए किए थे। तो उसमें आई गेस 15 मिनट्स में मेरा पेपर हो गया था, लाइक ओके। 75 क्वेश्चन वगैरह हो गए थे। एंड फिर मैंने ना कुछ क्वेश्चन क्रॉस करके रखने कि भाई इसको सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से। फिर बराबर, मैंने नेशनल शांति इनकम से वाले उनको जो सॉल्व किया। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। हाँ, उनको सॉल्व किया, एंड बाद में आई वाज लाइक ओके दिस इज डन। मतलब कुछ चलो, क्वेश्चन ऐसे थे बीच कि में जो ना मेरे से बन रहे थे कि आपको एक बात बताता दोस्तों कि जब मैथ्स के पेपर से आते हैं हम लोग तो क्या होता है कि दिन बहुत कम होता है, आज का दिन, आज का कुछ टाइम, और तब तक ना 3 पेपर होते हैं तो बच्चे अच्छे खासे एग्जॉस्ट हो जाते हैं लास्ट पेपर तक, क्योंकि सीए में हर एक दिन पेपर फिर छुट्टी, एक दिन पेपर फिर छुट्टी, ऐसा चलता है। और इनको तो लॉ के पेपर में था, मतलब तीन तीन दिन शायद से 3 4 दिन छुट्टी थी। बट हर बार ऐसा नहीं होता, पर फिर भी वो ना 6 दिन का बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है, मतलब पेपर के पहले कोई सोता नहीं है या फिर वो प्रैक्टिस करते रहता है, तो बच्चा थक ही जाता है कैसे भी करो। एक तरफ खुशी होती है कि लास्ट पेपर है, खत्म होगा, और दूसरी तरफ वो थकान भी है जो करना है, लास्ट पेपर के लिए लड़ना है। तो जो एक दिन था मैथ्स के पेपर के आने के बाद, आपने कौन से चैप्टर कवर किए और उसके पीछे क्या रीजन था? वो एक दिन, मतलब सर वो मैं 6 7 घंटे, फिर तो पूरा दिन है और फिर अगला दिन भी है, लेकिन वो 6 7 घंटे। सर आई रिमेम्बर कि मैं 6 बजे आई थी घर पे मैथ्स के पेपर के बाद, एंड आई डायरेक्टली स्टार्टेड विद चैप्टर 4, बिकॉज उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे मार्केट के क्वेश्चन। वो ग्राफ भी कुछ भी पूछ लेंगे, उनका कुछ भरोसा नहीं। तो फिर जो 15 मार्क्स का वेटेज रखता है, और एक नेशनल इनकम जहाँ पे टेक्निकल चीजें भी है, और मोस्टली जो उनको सबको हार्ड लगता है चैप्टर, बराबर। उसका कैसा है कि वो जितना तुम रिवाइज करोगे ना, उतना तुमको वो इजी लगने लगेगा, वो जो टेक्निकल टर्म्स है वो उतने इजी लगने लगेंगे। तो सही फिर वो 30 मार्क्स का जो वेटेज है वो मैंने उसी दिन कंप्लीट कर दिया था। एंड देन नेक्स्ट डे जो माइक्रो के डिमांड वाले क्वेश्चंस रहते हैं कि डिमांड इलास्टिसिटी वगैरह, वो सब क्वेश्चंस किए। एंड फिर मैक्रो का एज आई सेड कि सर फैक्ट बेस्ड सब कुछ रहता है, सो फिर वो फैक्ट चैप्टर 8 या फिर चैप्टर 9 इंटरनेशनल ट्रेड जितना वगैरह वो किया। फटाफट हुआ उतना एंड हम करते जाएंगे, यस। हाँ, और एंड आपको द मुझे बताओ, बेस्ट जब हम पार्ट पढ़ा कि रहे थे ना बेटा, तो जिस जो हाँ, पढ़ाया उसके हम ना तुरंत आपको ग्रुप में व्हाट्सएप पे हम एमसीक्यूज हाँ, भेजते थे। तो वो थोड़ा हेल्पफुल होता था क्या, मतलब वो कंसेप्ट समझने में, अगर आपने देखा रहेगा तो देखो हम। एक्चुअली वो कैसा होता था कि हर एक टॉपिक में ना कुछ तो, जैसे कि हम माइक्रो में मैंने वो सारे एमसीक्यूज किए थे, इसलिए माइक्रो का बताती हूँ। उसमें वो जो ग्राफ वगैरह थे, उसमें से वो जो आपने एमसीक्यूज भेजे ना, उसमें छोटी छोटी चीजें रहती थी कि हाँ, ये ग्राफ का ये पॉइंट ये करेंगे तो ये क्या होगा, तो वो बहुत छोटी, तो उसकी वजह से ना बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ गई थी वो हर एक ग्राफ की। और एंड आई माइक्रो के वाज सेइंग कंसेप्ट, हाँ, ये सर, माइक्रो में कि कंसेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। यस। या सर, तो अभी जैसे मैं पहले बोल रही थी ना कि वो जो चैप्टर्स किए थे, उसमें से जो चैप्टर 10 था जिसको मुझे सिर्फ टिक टिक मारना था ना, वो मैंने एग्जाम के पहले किया था कि लाइक जस्ट 2 3 आवर्स बिफोर द एग्जाम, कि जब भी एग्जाम में जाऊंगी ना, तो वो पहले वो टिक करके लिख रखती हूँ, बिकॉज वो बाद में ईयर्स याद नहीं आएंगे, वो नंबर्स याद नहीं आएंगे बाद में। राइट सो राइट या राइट, दैट क्योंकि एक बार वो वाज टेंशन होता है, एक बार आ गया भाई, चलो इतना डन है, मुझे आ रहा है। और वो कहते हैं कि पेपर पे टिक विक मत करो, छोटा साइड में लिखा तो चलता है ना, ऐसे कोई इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता। नहीं राइट। नहीं यस, तो ये भी सुन लो बेटा, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जो आ रहे हैं बट वो इतना डरते हैं कि बाबा वो पेपर, ऐसा कुछ नहीं, आप पेंसिल से ना छोटे छोटे अपना कैलकुलेशन या करो और इरेजर रखो साइड में, वो खत्म करो, तो इतना बहुत पैनिक नहीं मैंने होना है तो पहली बार डायरेक्ट पे। ओएमआर शीट पे ही सर्कल कर दिया था, हाँ बिकॉज वो हाँ। पेंसिल से ही करना होता है, राइट, तो राइट उसका को राइट। रब कर सकते हैं बाद में उसको। और एक सीक्रेट बात बताते हैं ना मैडम, जो आप हमारी बात हुई थी कि इकोनॉमिक्स में उनका जैसे पेपर हुआ ना, उन्होंने फोन किया, सर 90 तो फिक्स है, 90 के ऊपर में जाओगे, मतलब ये कॉन्फिडेंस था उनका। बट जो 2 घंटे थे उसमें, आपने जैसे सुना कि 1 घंटे पेपर तो हो ही गया था, मोर एक सवा घंटे के अंदर वो आधा घंटे बैठे थे। बट एक चीज है कि इको में क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैडम प्लीज वो बात हाँ। बताइए कि जब आपने सेकेंड टाइम पढ़ा अच्छे से, तो हम्म, 2 3 जो क्वेश्चन थे जो शायद गलत हो सकते थे, क्योंकि आपने वो एकदम हम्म, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में आगे पढ़ लिया और टिक कर दिया, हाँ। क्या वो चीज प्लीज आप बताइए क्या था? यार सर, जैसे मैंने आपको बोला ना कि मैं चैप्टर 1 और 10 के पहले क्वेश्चंस कर रही थी, तो मैंने जब देखा ना पेपर था, ऐसा करी ये तो हो जाएगा यार, ये पढ़ के हो रहे हैं, तो फिर मैंने तभी वो बाकी चैप्टर्स के भी टिक कर दिए थे कुछ कुछ क्वेश्चंस। तो हम्म, मैंने सोचा कि अभी जल्दी हो गया पेपर, विद इन हाफ एन आवर कुछ तो हो गया था, एंड बाद में थोड़ा 45 मिनट्स तक हो गया था। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं फिर से क्या, तो मैंने एक एक क्वेश्चन पढ़ा, एंड आई वाज लाइक 1 मिनट, यहाँ पे एमपीसी
एमपीएस, मैंने एक छोटे छोटे मिस्टेक्स करे थे वहां पे कि उसके वजह से पूरा आंसर ही बदल रहा था। फिर फॉर्चुनेटली पेंसिल से करना था वो, फिर तीन चार आंसर से वो मैंने चेंज कर दिए, बट उसके वजह से शायद स्कोर पे इम्पैक्ट आ सकता था। एंड इवन कुछ राइट क्वेश्चंस ऐसे थे ना कि जहाँ पे आई थॉट कि यार डाउटफुल था, बिकॉज दो तीन क्वेश्चन एकदम अनएक्सपेक्टेड आए थे। राइट। उनको आई वाज लाइक अभी 100 मार्क्स करना ही अटेम्प्ट, तो दो तीन जाएंगे तो क्या ये हो जाएगा, तो फिर मैं उसको भी टिक करके, वो करेक्ट आए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बट जस्ट दो तीन आएंगे तो उसका कुछ टेंशन नहीं है ऐसा कि और बहुत आराम से खतरनाक आ करो, जाएगा मतलब वो। आपने ना यहाँ पे भी एक चीज अच्छी की कि आपको जो आ रहे थे आपने एनालिसिस वाला पार्ट बहुत सही किया कि मुझे आ रहा है मैं कर दूंगा, मुझे सीक्वेंस से करना है जरूरी नहीं है, मुझे क्या आ हम्म। रहा है, मेरा कोर एरिया क्या है, मेरे कोर चैप्टर क्या है, उसके अगर मुझे सवाल दिख रहे हैं मैं उस पर पहले जाऊंगी और उसका कॉन्फिडेंस हम्म। मुझे आ जाएगा क्योंकि हमारा पैटर्न वेटेज फिक्स है कि इस चैप्टर से इतने एमसीक्यूज आपको दिखेंगे, मोर और लेस तो होता ही वैसा ही है क्योंकि इंस्टीट्यूट भी ऐसा नहीं करेगी कि नेशनल इनकम पे 50 मार्क्स डाल देगी, ऐसा नहीं होने वाला, हम्म। तो वो सिलेक्टेड चीजें है। और आपने वो जो किया ना बेटा कि ये बहुत अच्छी बात है और यही एक्चुअली यही स्ट्रेस मैनेजमेंट है। कुछ कैलकुलेशन वाले सवाल थे, कुछ बच्चे अगर उधर ही अटक गए होते तो उनको फिर जो आ हाँ। रहा है उस पर टाइम नहीं बचता, वो ऐसा होता कि सर टाइम निकल गया, आपने एग्जैक्ट अपोजिट क्या किया, जो हो रहा है वो कर लिया, फिर कैलकुलेशन वाले के लिए आपके पास टाइम ही टाइम था, मतलब आप जैसे बोल रहे हो 20-25 मिनट एक्स्ट्रा थे तो वहां पे आप रिलैक्स भी हो गए कि मेरा पेपर तो हुआ है, चलो हाँ। करके देखते हैं ट्राई, और उसमें आंसर आया हाँ। आपका, आपने टिक किया और फॉर्चुनेटली वो सही भी रहा, तो इसकी वजह से हम्म। 92 मार्क्स स्कोर किया, तो 2 घंटे का मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। और दोस्तों मैं एक ही कहना चाहूंगा आप सबसे, देखो हमने अकाउंट्स की बात की, हमने लॉ की बात की, मैथ्स हुआ, अकाउंट्स में ना एक चीज बताता हूँ, मैम को 53 मार्क्स है, ठीक है, बट हम्म। अकाउंट्स का पेपर इतना अच्छा नहीं गया था। क्या मैडम बच्चे हम्म। कहते हैं कि टैली होना चाहिए, टैली होना चाहिए, क्योंकि मैंने ना देविदास से भी बात की, उसने तो लिटरली कहा, आप वो इंटरव्यू देखेगा, उसने कहा कि सर मेरा तो कुछ भी टैली नहीं हुआ मैं बस पोस्टिंग करके आया क्योंकि वो इतना स्ट्रेस था और मेरे को फिर उसको भी 50 मार्क्स मिले, तो आपका क्या अनुभव था कैसे? सर मैंने तो मतलब जब अकाउंट्स का पेपर खोला ना, तब आई वाज लाइक भाई यहाँ पे थोड़े बैंड बजे, बिकॉज क्वेश्चंस इतने बड़े बड़े, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन इतना बड़ा दिया कि वो मेरा पीएनएल मतलब वहां पे हो ही नहीं रहा था, मतलब और एक पेज लग जाएगा उसको। तो मैंने क्या किया, मुझे पता था कि फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन बड़ा है और मोस्ट ऑफ द मार्क्स वर्किंग नोट्स को रहते हैं, इफ यू सी अगर राइट 12 मार्क्स क्वेश्चन है राइट तो 6 मार्क्स राइट। वर्किंग नोट को है। तो सॉल्व करो, पोस्टिंग पूरा करो, उसका वर्किंग नोट सबका अच्छे से एकदम मस्त बनाओ, टैली नहीं, मेरा तो कुछ भी टैली नहीं हुआ था वहां पे। एंड आई वाज लाइक ठीक है चलो पोस्टिंग को, पोस्टिंग के मार्क्स मिल जाएंगे। तो वही था सर कि मैंने तो यस एक बेटा, क्वेश्चन, तो एक्चुअली मेरा ये ऐसा ना था कि मैंने एक क्वेश्चन आपको, सॉल्व ही नहीं किया था। यस यस, ये ना आपको देविदास जी के भी मैंने जो, इसमें मिलेगा, हाँ। और इन्होंने भी सेम कहा कि वहां पे ना 3 घंटे में पैनिक नहीं है। मैडम आपको बात बताओ, बहुत बच्चों से बात की, कुछ बच्चों का सेम आपके साथ जो हुआ वो सबके साथ हुआ था उस पेपर में, बट क्या हुआ कुछ बच्चों ने पोस्टिंग तक के कष्ट नहीं उठाए, वो बोले कि ये नहीं आ रहा है, फिर दूसरे क्वेश्चन पे जाता हूँ, मतलब वो 3 घंटे में वो हर क्वेश्चन पे थोड़ा थोड़ा घूमे, और ये बहुत गलत है। आप एक क्वेश्चन को लो, जितना आ रहा है उतना सब सही कर दो, फिर आगे जाओ, क्योंकि आपको बाद में टाइम मिलेगा हाँ। ही नहीं रिवर्स आने को, फिर उधर जितना नहीं है। पोस्टिंग आ रहा है ठीक है यार कर दो, क्योंकि मुझे पता है आपने इतना मेहनत की है कि ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ भी नहीं आ रहा है। जिन भी बच्चों को अकाउंट्स में कम मार्क्स मिले ना, शायद वो पेपर देखने के बाद बच्चा प्रेशर में आ जाता है कि पहला ही पेपर, वो एक अलग टेंशन, और ऐसे सवाल आए जो देखते से तो लग रहा है हाँ फाइनल अकाउंट आ गया, बट सॉल्व करने को गए तो समझा रही कितनी बड़ी चीज है, तो उधर वो पैनिक हो हाँ। जाता है, तो बट ऐसे नहीं डरो। बीआरएस के क्वेश्चन बट ऑब्वियस इस बार भी सिंपल था, हाँ। बट होता है कि एग्जाम में कोई एक चीज नहीं आई तो पैनिक नहीं होना है, जितना आ रहा है करो, आगे बढ़ो, टाइम के साथ मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करो दोस्तों, तो आपको मार्क्स मिलते हैं। और ऐसे डरना नहीं कि सर क्या ही होगा, और पहले पेपर वो इंस्टीट्यूट ना साइकोलॉजिकल गेम खेलती खेलती है। तो मैं आपको और एक बात बताता हूँ, श्रुति की ना क्या हुआ कि अपने एक दो स्टूडेंट है जो अकाउंट पेपर में बैंड बजी, और देखो आपने बात किया, मतलब मुझे अच्छी बात क्या लगी, आपने फोन किया कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, तो हमने वो डिस्कस किया कि चलो आगे पे फोकस करेंगे, और मुझे आप में वो भरोसा था कि आप ना वो हो, क्योंकि आप लड़ोगे, और वो बच्चा हर मेहनती होता है, उसको बस थोड़ा मोटिवेशन चाहिए होता है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, मतलब वो मुझे बहुत बाद में पता चला कि वो अकाउंट के बाद ही हार गए, लॉ के पेपर में जाके फिर बोले जानते यार क्या होगा, सो गए, या फिर वो कंप्लीट नहीं कर पाए, तो क्या हुआ कि अकाउंट में तो पास हुए, बट क्योंकि आगे के पेपर नहीं दिए अच्छे से तो फिर उसमें बैंड बच गए। तो इसलिए गिव अप नहीं करना है, आप उदाहरण हो कि आपके 53 स्कोर आया, कुछ भी ऐसे टैली नहीं हुआ था, बट आपने अच्छे फाइट किया लास्ट तक, इको में 92 हाई स्कोर आ गया, और अल्टीमेटली आज आपको यही पूछा जा रहा है क्या आप पास हुए, आंसर इज यस, भले आपका अच्छा स्कोर है, आपके इंटर के लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है आपका। बट बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना मेहनत किया, इतना अच्छा रिजल्ट आपने लाया, और इंटर मुझे पता है कि आप जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हो, जो आपका एटीट्यूड है पॉजिटिव, जो आपकी जिद है करने की, और एक मैं सवाल पूछना चाहूंगा, क्या ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है क्या, मतलब भारत के हर एक बच्चा जो सिर्फ ये शायद रीजन दे रहा है, बहुत बार नहीं होता है तो उन्हें लगता है नहीं ऑनलाइन नहीं हो रहा है इसकी वजह से हुआ, तो ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ाई हो सकती है क्या, अगर अच्छे से करनी है तो क्या डिसिप्लिन रखना चाहिए, क्या आप प्लीज ये गाइड कीजिए अपने सारे दोस्तों को।
सर ऑनलाइन का तो ऐसा सीन था कि मेरी जो दीदी है वो ऑफलाइन क्लासेस को जाती थी, तो आई हैव सीन कि वहां पे कैसा होता है यहाँ पे कैसा होता है। तो ऑनलाइन में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, कि अगर मुझे नहीं समझ आ, मैं 1 मिनट पॉज करूंगी और मैं पहले देखूंगी कि क्या चल रहा है, ये क्या लाइन है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। एंड ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस से आना, फिर उतना स्ट्रेस, मतलब अचानक से नहीं टाइमिंग, पढ़ाई यस कर सकता। यस यस यस। या तो वहां पे वो फ्लेक्सिबिलिटी इज द बेस्ट थिंग, कि वहां पे तुम कुछ भी कर सकते हो, कि लाइक तुमको अगर लगता है कि नहीं ये टॉपिक मुझे 2 बार पढ़ना है, तो रुको मैं 2 बार पढ़ूंगी ये टॉपिक, या फिर मेरे पास टाइम ज्यादा है, मेरे ट्रैवलिंग में टाइम, बिकॉज मैं अगर ऑफलाइन क्लासेस तो मेरे ट्रैवलिंग में ही मोस्ट ऑफ द टाइम चला जाता। तो आई थिंक ऑनलाइन इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। इट्स नॉट लाइक डरना है कि चलो नहीं ऑफलाइन में ही होगा, या फिर ऑफलाइन में एनवायरमेंट मिलेगा। इफ यू आर डूइंग गुड एट ऑनलाइन, तो टीचर तुम्हारे सामने होता है, एंड वो एनवायरमेंट खुद में ही होता है कि अपने को पता है कि हाँ वो एक चीज होती है कि चलो फोन देख लिया अचानक से, या फिर डिस्ट्रैक्शन हो गया। तो उसके लिए व्हाट आई वुड डू कि मैं वन साइड लिखती जाती थी, लाइक चल रहा है वन साइड मैं भी लिख रही हूँ, तो उसकी वजह से वो फोन भी साइड में हट जाता था। सो या एग्जैक्ट। मतलब इट्स अबाउट डिसिप्लिन विद अ गुड एनवायरनमेंट, कि तुम घर पे बैठे हो, मस्त चल रहा है, फ्लेक्सिबली सब कुछ चल रहा है। सो इट्स लाइक दैट। और आज देखो कि ऑफलाइन में भी जो बच्चे रिजल्ट नहीं ला पाए, उतना अपने घर पे देख के इतना सुपर स्कोर लाया ऑनलाइन में, तो ये मुझे लगता है ये मैटर नहीं करेगा। अगर बच्चे को पता है कि मैं सीरियस हूँ, मुझे मन से सीए करना है, तो मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना ठीक है। हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, हम इंसान है। व्हाट्सएप हो गया, इतने इतने सोशल मीडिया अभी आज जमाना बढ़ चुका है, तो वो नेचुरल थिंग है। बट अगर हमें अपना भाई पता है कि मैं क्यों कर रही हूँ, इतना मेहनत क्यों हम कर रहे हैं, और कहना कि थोड़े से रीजन की वजह से हमारा रिजल्ट नहीं गलत आना चाहिए, वापस वही चीज है। तो दोस्तों आप कर सकते हो, अगर श्रुति मैम ने किया अच्छे से, वो इतना अच्छा स्कोर लाए। और देखो मैं आप हर बच्चे से कहूंगा, आप इनका वीडियो मैंने इसलिए हमने इंटरव्यू लिया, फाउंडेशन अभी किसको लगेगा कि सर आप इंटरव्यू ले रहे हो, ये तो जैसे बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्या सीए थोड़ी ना है बेटा, ये सीए होने का पहला स्टेप भी पार करना बहुत बच्चों को नहीं जमा। सिर्फ 100 में से 21 बच्चे जो इस लेवल को क्लियर कर पाए, तो यस ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दूसरा, इन्हीं को क्यों बुलाया, क्योंकि ना इनको, जब आप आपके अंदर का कोई बंदा बोल रहा है कि अरे हाँ मैंने ऐसे किया तुम भी करो, तो तुम्हें वो कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। तीसरी बात, जब ये कुछ चीजें थी ना, जैसे अकाउंट्स के पेपर के बारे में बात हुई कि सर ठीक है उस 3 घंटे में प्रॉब्लम हुआ, बट हमने गिव अप नहीं किया, ब्लैंक नहीं हुए, हम लिखते रहे, फाइट करते रहे, 3 घंटे हम लिखते रहे, उसके बाद बाहर आए। तो ये बहुत सारी चीजें, और फाउंडेशन जो अभी टफ एग्जाम किया हुआ है, आप अगर डालोगे मतलब वो गूगल पे नेट पे सर्च करोगे टफेस्ट कोर्स, हम कहीं ना कहीं तो आ रहे हैं सीए वाले। तो वो एक ठीक है, वो डर नहीं रखना है उसका, बट एक प्रेस्टीज है कि हाँ हम पास हुए, वो वाला कोर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला। चलो अटेम्प्ट फर्स्ट हो सेकंड हो कोई भी हो, इन्होंने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाला है, बट वो एक अचीवमेंट है, वो डिजर्व करते, उन्होंने अर्न किया कि यहाँ पे आए, आपसे बातचीत कर, आप लोग सुनो जिन्होंने अचीव किया है। कभी भी मैं तो एक ही चीज समझता हूँ कि हर किसी से जो अच्छी बात है वो सीखना चाहिए। और आपके बीच में एक स्टूडेंट है जो ऑनलाइन उन्होंने पढ़ा, उन्होंने डिसिप्लिन रखा, मेहनत की, उनको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा था, अपने आप को मोटिवेट रखना भी एक कला है। ठीक है, चलो नो डाउट कि हम मीटिंग लेते थे, वॉइस नोट डालते थे, वो अपनी जगह पे, बट जो बच्चे कहते हैं ना सर ऑनलाइन करके दिखाया है, पढ़ो मेहनत करो। लास्ट क्या मैसेज देना चाहोगे आप सीए फाउंडेशन के बच्चों को आपकी तरफ से? सर मैं तो यही बोलूंगी कि जस्ट डोंट गिव अप ऑन थिंग्स, कि ठीक है चलो कोई चीज नहीं आ रही है तो ऐसे गिव अप मत करो, 2 मिनट शांति से बैठो, जस्ट एनालाइज करो कि ये क्या कैसे कर सकते हैं। किसी को तो पूछो कि ठीक है चलो केस स्टडी नहीं यार, तो चल देखते कैसे कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, जब मैं भी जब पेपर में गई थी ना, लॉ के पेपर में बहुत सारे लोग एब्सेंट ही थे, बिकॉज उन्होंने अकाउंट्स के बाद गिव अप ही कर दिया था। तो आई थिंक गिव अप मत करो, यू नो कि तुमने क्या पढ़ाई की है लॉ के लिए, मैथ्स के लिए, इको के लिए, वॉट एवर इट मे बी, जस्ट डोंट गिव अप। एंड वो चीजें भूल जाओ, एक बार पेपर हुआ काम खत्म, आगे के पेपर का सिर्फ सोचना है। अगर तुम सोचते बैठोगे ना, तो इट विल एक्चुअली अफेक्ट योर प्रिपरेशन, लाइक इतना पढ़ा है और मेन पेपर के दिन ही ऐसा हो गया। सो इट्स लाइक कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड जस्ट डू इट, कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 40 आएंगे किसी सब्जेक्ट में, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स पे तो अच्छे आएंगे ना। सो इट्स लाइक दैट। यस, थैंक यू मैम, आप जुड़े। अभी इंटर के लिए भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप आगे वो भी अच्छे से करोगे। ठीक है, आपका जर्नी भी सही रहेगा। कहीं पे भी जरूरत पड़ी तो हम तो है ही, बट आप जैसे बच्चे अगर रहे मेहनत करने वाले, और सारे ही बच्चे, तो सक्सेस पाना आसान है अगर आपका एटीट्यूड सही रहा, अप्रोच सही रहा, और मेहनत करने की तैयारी रहे। ठीक है, तो मैं आपको आगे के करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद है कि इस पूरे लेक्चर से अगर हमारे एक बच्चे को भी कोई फायदा हो जाता है, उसका एटीट्यूड बदल जाता है कि नहीं सर हम भी कर पाएंगे, तो हमारा ये मीटिंग लेना, हमारी ये बातचीत सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, तो बस हम इसी अप्रोच से जुड़े थे कि हमको आना है, बहुत ज्यादा वायरल हो ये कोई अपेक्षा नहीं, बट हाँ जिसको फायदा हुआ, थोड़ी बातें भी समझी, तो हमारा सक्सेस हो जाएगा, ये पर्पस कि हमने ये मीटिंग लिया। तो थैंक यू सो मच, आप जुड़े, आपका टाइम दिया। जरूर आगे इंटर के बाद भी हम जुड़ेंगे इंटर के गाइडेंस के लिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर इंटर, एंड यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू बेटा। यस सर, थैंक यू।